हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, और खास तौर से स्वागत करती हूं आपका आपकी टर्म 2 परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ना बेटा, क्लास 10th, हाँ बिल्कुल आप ही के कोर्स की बात कर रही हूँ, क्लास 10th कोर्स बी। इसके अंतर्गत हमारी बुक्स हैं, किताबें हैं, स्पर्श और संचयन। प्रीवियस वीडियो में आपने कोर्स बी का ही प्रीवियस ईयर मींस 2018 का पेपर हमने सॉल्व किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के, कि कौन से क्वेश्चंस आए थे 2019 में, किस तरह से क्वेश्चंस के उत्तर लिखे जाते हैं, पत्र लेखन में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, पहले जो पैटर्न था वो अलग था, आज आपका पैटर्न जो वर्तमान में है परीक्षा पद्धति का वो अलग है। लेकिन जो आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे 2019 में मींस 2019 में, तो उन क्वेश्चंस को हमने आपके लिए यहां पर एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। 18 को आपकी हिंदी की परीक्षा है, और आज आप जो पेपर देंगे, जो चल रही हैं परीक्षाएं, उनके बाद आपको हिंदी की तैयारी करना है। और हिंदी की तैयारी करने के लिए आपके लिए हमने बहुत से सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही साथ PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आज हम चलते हैं अपना PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2019 पर। जो 2019 में प्रश्न आए थे उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि यदि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं तो आप उनको लिखने में बहुत अच्छे से अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करें। ठीक है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, और शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही हमारी। चलिए चलते हैं पहले कि ये प्रश्न आए थे 2019 में और इनकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, कारतूस पाठ के आधार पर सौधारण सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। अब यहां पर आता है एक शब्द सौधारण। सौधारण मीन्स क्या होता है? उदाहरण सहित। ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है कि कारतूस पाठ के आधार पर हमें यह बताने की कैसे हम कह सकते हैं कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है ना, क्या पता है कि वजीर अली हिंदुस्तान अर्थात भारत भूमि से अत्यधिक प्रेम करता था, अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। किस तरह से अंग्रेज उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, लेकिन जब वो उस तख्त पर था तो उसके ही रिश्तेदार, उसके ही पिता के भाई थे सादत अली, उन्होंने किस तरह से अपने ही घर के बच्चे को उस सिंहासन से हटाकर, उस राजगद्दी से हटाकर खुद को वहां पर बिठा लिया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों को तो चाहिए कुछ ऐसे ही लोग जो चाटुकारिता वाले हों, लेकिन वजीर अली तो अलग ही सिपाही था, जिसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब वजीर अली चला गया और अंग्रेज सेना ने बहुत प्रयास किया कि इसको पकड़ा जाए, परंतु वजीर अली बहुत चतुर था। अब देखते हैं कि उनकी जो जाबाजी थी वो सिपाही किस तरह के थे, और हमें उत्तर कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म करना है, वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता था। ठीक है, जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया, और जो अवध की नवाबी थी वो किसको दे दी गई थी? इनके ही रिश्तेदार सादत अली को। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना। अब ये फरमान जारी कर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा कि सादत अली हाजिर हों, परंतु वो कर्नल के सामने उपस्थित होने में अपना अभिमान मतलब अपना अपमान मानता था। बिल्कुल मानना चाहिए कि जिसे तुमने राजगद्दी से हटा दिया, अब क्यों तुम उसको बुला रहे हो? नहीं जाना, इसलिए वो गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, पेश नहीं हुए, और बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं आना। गुस्से में आकर कंपनी के वकील की हत्या भी कर डाली। जो कंपनी का वकील था, कंपनी कौन? अंग्रेज कंपनी।
बहुत से अंग्रेज सैनिक उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, परंतु वजीर अली उनके हाथ नहीं आया। और वकील ने तरह तरह की दलीलें प्रस्तुत की, और इसके विरोध में जब दलीलें प्रस्तुत की गईं तो तैश में आकर, क्रोध में आकर वजीर अली ने वकील का खून कर दिया, हत्या कर दी। यह हत्या शेर की माद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। हाँ, समझ में आया? शेर की माद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। जैसे कोई शेर की गुफा के सामने ही कहे कि आओ मुझसे युद्ध करो, तो शेर क्या डर जाएगा? नहीं डरेगा, आएगा और उसका खून बहा देगा। ठीक वैसा ही वजीर अली ने भी वकील के साथ किया, जो उसके समक्ष उसके ही विरोध में कई दलीलें प्रस्तुत कर रहा था। तो वजीर अली से सहन नहीं हुआ और उसने वकील की हत्या कर दी। ठीक है, समझ में आया कि जो वजीर अली थे, सम्मान पूर्वक हम नाम लेंगे क्योंकि भारतीय सैनिक थे वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ आया ना बेटा? हाँ, और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहता था। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया। जहां अंग्रेजों की कैंप लगे हुए थे ना, निडरता के साथ वहां भी घुस गया। और जबकि अंग्रेज सैनिक जो थे उसी को ढूंढने के लिए जंगलों में कैंप लगाकर बैठे हुए थे, और वो चले चतुराई के साथ वजीर अली उनके कैंप में भी निडरता के साथ घुस गया। अब क्या हुआ होगा? क्या अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया होगा? उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है। जो भी, अब देखिए, कैंप में सिर्फ घुसकर वापस ही नहीं आया, बल्कि उस कैंप से कारतूस भी ले ली। निडरता के साथ अंग्रेजों के कैंप में घुसा, और उस कैंप में जो कि अंग्रेज ढूंढ रहे थे वजीर अली को, उसके लिए जंगलों में कैंप डाले थे। लेकिन उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है, तथा कर्नल उसे देखता रह जाता है, कुछ भी नहीं कर पाया। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच एक बहादुर सिपाही था, एक जाबाज आदमी था। समझ में आया बेटा कि वजीर अली एक साधारण व्यक्ति नहीं था, या साधारण से सिपाही नहीं था। सिपाही मतलब साधारण तो होते ही नहीं है, फिर भी वजीर अली जो थे वो एक ऐसे सिपाही थे जिनका नाम लेते ही हमें भी गर्व महसूस होता है। तो ये इस तरह का यदि आता है कि वजीर अली, सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, या कारतूस पाठ के आधार पर बताइए कि वजीर अली कैसा था, कौन था, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कर चले हम फिदा कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि बलिदानी वीर भारतीय युवकों से क्या अपेक्षा करते हैं और क्यों। कर चले हम फिदा प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित, और जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति गीत भी है, आपने सुना ही होगा, कर चले हम फिदा। ठीक है, तो ये वही कविता है। कविता यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक में शामिल है, बल्कि अब तो ये एक देशभक्ति गीत के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उस कविता के आधार पर बताइए कि जो बलिदानी वीर होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो भारतीय युवकों से क्या उम्मीद रखते हैं और क्यों रखते हैं। बताइए, आप बताएंगे? बताइए, जल्दी सोचिए कि जो बलिदानी वीर सिपाही रहते हैं या बॉर्डर पर तैनात सिपाही रहते हैं, भारत के वीर सपूत रहते हैं, वो आम युवक जो रहते हैं, युवकों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, जिनके अंदर गर्म खून रहता है, जो हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ऐसे युवकों से भारतीय वीर सिपाही, बलिदानी सिपाही क्या अपेक्षा रखते हैं कि उनके मन में भी मातृभूमि के प्रति वही जज्बा हो, वही समर्पण भाव हो कि कभी वक्त आने पर वो अपने आप को पीछे ना हटाएं, बल्कि अपने आप को प्रस्तुत करते हुए स्वयं की जान की बाजी भी लगा दें यदि मौका आए मातृभूमि के लिए, और उनके मन में मातृभूमि तथा हर एक जनता के लिए रक्षा और सुरक्षा की भावना भी हो, ये भी उनको अपेक्षा रहती है। अब इसका उत्तर लिखना कैसे है, देखिए। इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि देश की रक्षा करना हमारा सबसे अहम कर्तव्य है। हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि देश का सर हमेशा ऊंचा रहे। याद कीजिए वो पंक्तियां, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं,
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ठीक है, तो ये भावना होनी चाहिए हर एक वीर सपूत में, सैनिकों में तो होती है, लेकिन हर एक युवक में, हर एक भारतीय में, कि हम अपने देश का सिर कभी झुकने ना दें, हमेशा ऊंचा रहे। किसी भी शत्रु के अपवित्र कदम इस देश पर ना पड़ जाएं। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसे, उसके दुस्साहस का मजा चखा सकें। ठीक है, विदेशी ताकतों का सामना करने के लिए, सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मण रेखा जैसी मजबूत सीमा तैयार करनी चाहिए, ताकि शत्रु देश में भी पांव ना रख पाए। लक्ष्मण रेखा की तरह सीमा तैयार करनी चाहिए सीमा पर, और वो इसलिए ताकि शत्रु अपने कदम सीमा के अंदर रख ही ना पाए और भस्म हो जाए। ठीक है, यह देश को सुरक्षित रखने के लिए केवल हमारी सीमा प्रहरी ही नहीं, हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ये जो सारी बातें हैं कि हमें किसी भी जो है ना, किसी के सामने झुकना नहीं है, मातृभूमि का या सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, याद कीजिए वो। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक भारतीय के मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम किसी शत्रु के कदम भी हमारी भूमि या हमारी सीमा के अंदर नहीं रखने देंगे। कभी मौका आया तो हम भी उस सीमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। समझ में आया? तो ये अपेक्षा करते हैं भारतीय बलिदानी हर एक युवक से। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय मूल्यों के आधार पर इफ्फन और टोपी शुक्ला की दोस्ती की समीक्षा कीजिए। इफ्फन और टोपी शुक्ला याद है? यस। तो उनकी मित्रता की समीक्षा करनी है कि जो उनकी दोस्ती थी वो सही थी, कैसी थी, क्या उसमें कुछ कमियां थीं या किस तरह की थी, क्या उनमें स्वार्थ था या निस्वार्थ भाव था, सब कुछ हमें बताना होगा समीक्षा के अंतर्गत। समीक्षा मतलब हमें उसकी अच्छाइयां तो बतानी है, लेकिन यदि कहीं कमियां होंगी तो वो भी हमें सकारात्मक तरीके से बतानी होंगी। ठीक है, अथवा हरिहर काका के जीवन के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, पाठ के आधार पर बताइए। हरिहर काका याद है आपको कि किस तरह से उन्होंने अपनी 14-15 बीघा की जमीन की खातिर अपने आप को ही ठाकुर बारी के हवाले तो नहीं किया, लेकिन जो ठाकुर बारी के लोग थे, जो कहने को तो महंत थे, पुजारी थे, भगवान के भक्त थे, दुनिया उनको यही मानती थी, समाज में बड़ी इज्जत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बता देती हूँ। हरिहर काका जो कि पेशे से एक किसान थे, साधारण से किसान, गरीब किसान, सिर्फ 14 बीघा की जमीन थी उनके पास, और जो ठाकुर बारी के लोग थे उस जमीन पर भी उनकी नियत थी, जबकि पास उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, बहुत ऐशो आराम में। कहने को तो महंत क्या होते हैं, जो हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहे। हर एक समाज के जो जनता है या हर एक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको सदमार्ग पर चलने की सीख दें। लेकिन यहाँ जो हरिहर काका जो हमने पढ़ा, अभी पाठ है ना, पढ़ा है ना आपने, तो उसमें कुछ अलग ही महंतों का परिचय दिया है कि महंत ईश्वर के प्रति आस्था का तो सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और किसके पास क्या है उस पर भी उनकी नियत रहती है। वैसे ही उन्होंने हरिहर काका के साथ किया। पहले तो उन्होंने हरिहर काका से, क्योंकि शिक्षा नहीं थे उस समय, शिक्षा का अभाव था, हरिहर काका अशिक्षित थे, उनसे अंगूठा लगवा लिया उनकी जायदाद पर, और जब हरिहर काका ने अपनी जमीन पर उनका हक जताने से मना किया तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पैर मुंह सब बांधकर कमरे में बंद कर दिया। और हरिहर काका बिल्कुल अंतिम सांस तक यही कहते जा रहे कि नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन नहीं दे सकता। कि कहते ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। और हुआ क्या कि हरिहर काका को बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। अब यह प्रश्न है कि हरिहर काका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या फिर हमें क्या सीख मिलती है? क्या जान से बढ़कर पैसा है, या फिर जान है तो जहान है? जान है तो जहान है। हम स्वस्थ रहेंगे, हम सही रहेंगे तो हम और भी पैसे कमाई कर सकते हैं। यदि हम पूरी तरह से उसी पर आश्रित रहे, लोभ मोह में या अपनी संपत्ति के मोह में, तो हमें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा कि उत्तर कैसे लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इफ्फन और टोपी शुक्ला की जो मित्रता थी वो कितनी अच्छी थी, उसके बाद हम देखेंगे हरिहर काका। ठीक है, पाठ के आधार पर टोपी
हिंदू परिवार से संबंध रखता था, टोपी शुक्ला शुद्ध ब्राह्मण परिवार, और वहीं इफ़न था मुस्लिम परिवार का। फिर भी उनके बीच में जो घनिष्ठ मित्रता थी वो इतनी मजबूत थी कि उनके घर आना जाना रहता था। टोपी शुक्ला हमेशा इफ़न के घर जाता था, और ना केवल सिर्फ घर ही जाता था बल्कि जो इफ़न की दादी थी उनसे टोपी का बहुत अच्छा लगाव हो गया था। इफ़न की दादी भी उसको बहुत अच्छे से, प्रेम से, दुलार से मीठी मीठी कहानियां सुनाती थी। तो टोपी शुक्ला उनकी दादी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और उसे मतलब टोपी को अपनी दादी से बड़ी चिढ़ होती थी। एक बार क्या हुआ, क्योंकि दादी की उम्र हो गई थी तो इफ़न की दादी का देहांत हो गया। ठीक है, टोपी शुक्ला बहुत दुखी हुआ बच्चा, और उसने पता है क्या क्या डाला, बालकपन, कि इससे अच्छा तो मेरी दादी मर जाती, इफ़न तुम्हारी दादी नहीं मरनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी दादी से ज़्यादा मैं तुम्हारी दादी को चाहता हूँ। क्योंकि उनका लगाव था। उसकी दादी जो थी वो उसको रोकती थी, टोकती थी, बात बात पर इफ़न के घर जाने से भी रोकती थी। और दूसरी तरफ एक और पार्ट में एक और चर्चा हुई है ना कि एक बार टोपी शुक्ला अपने परिवार के साथ भोजन पर बैठे हुए थे, और टोपी ने अपनी मम्मी को कह दिया अम्मी। ओह, सबका जो मुंह का कौर था ना वो वहीं अटक गया, और दादी ने बहुत खरा खोटा सुनाया उसकी मम्मी को, टोपी की मम्मी को बहुत खरा खोटा सुनाया कि कहाँ किसके घर में भेजती हो, और देखो ये क्या अनिष्ट कर रहा है, मतलब अम्मी कहने के कारण। तो ये सारी बातें थी, लेकिन फिर भी उनकी मित्रता बहुत पक्की थी। अब देखते हैं। पाठ के आधार पर टोपी हिंदू परिवार से संबंध रखता था तथा इफ़न मुसलमान था, किंतु फिर भी टोपी और इफ़न में गहरे संबंध थे। टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न से ही हुई थी। दोनों विपरीत धर्मों के होने के बावजूद दोनों में अटूट व अभिन्न मित्रता थी। अभिन्न मतलब एक दूसरे को वो अलग समझते ही नहीं थे। पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा। यदि टोपी शुक्ला वाली कहानी में इफ़न की एंट्री नहीं होती तो उतना आनंद नहीं आता और वो कहानी अधूरी ही लगती। दोनों के लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखते। उन्हें महत्व रखती है तो सिर्फ उनकी मित्रता। दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया था। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नीच, कुछ नहीं। उनकी मित्रता को ही उन्होंने सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर रखा था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों दो जिस्म एक जान थे। इतनी अधिक, इतनी पक्की, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी उनकी। यह कहानी ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर करती है। समझ में आया? फिर से मैं पढ़ती हूं इस वाक्य को, ध्यान से सुनिएगा कि यह कहानी ग्रामीण पारिवारिक जीवन, क्योंकि गांव का ही वर्णन था, तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर करती है। क्यों ऐसा लिखा है कि स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर करती है ये कहानी? क्योंकि आज धार्मिक भेदभाव का बोलबाला, मेरा धर्म ऊंचा है तो मेरा धर्म ऊंचा है, नहीं मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, ये सारा कुछ जो धार्मिक भेदभाव चले आ रहे हैं, मनमुटाव, आपसी द्वेष, बैर की भावनाएं व्यर्थ है। यदि सबसे ऊंचा धर्म माने हम तो वो है मानवता। जहां मानवता को जिसने मान लिया, समझिए उसने सारे धर्मों को ही अपने अंदर बसा लिया। ये पाठ हमें ये सिखाता है कि जाति पाति नहीं, हमें मानवता के ही गुण को सबसे पहले अपने हृदय में बसाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान हैं। धर्म तो बाद में आया कि हम इस धर्म के हैं या हम उस धर्म के हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम हरिहर काका पर। इफ़न और टोपी की याद रहेगा ना बेटा कि बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। इफ़न मुस्लिम परिवार का था, टोपी ब्राह्मण हिंदू परिवार का था। दोनों का धर्म और जाति एकदम अलग थे, परंतु फिर भी उनकी मित्रता पवित्र थी, घनिष्ठ थी। इतना तक लिखा है कि यदि यूं कहें कि दोनों दो जिस्म एक जान थे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, उनकी मित्रता बहुत पक्की थी, बहुत ऊपर थी।
चलो अब चलते हैं हम हरिहर काका की तरफ कि हरिहर काका जो कि एक छोटे से किसान थे जिनके पास 14-15 बीघा की जमीन थी और उस जमीन पर भी ठाकुरबाड़ी के लोगों की नियत थी। और नियत ही नहीं, उन्होंने किस हद तक गए वो अभी हम देखते हैं। हरिहर काका की केवल 15 बीघा जमीन के लिए उनका परिवार और ठाकुरबाड़ी के महंत उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि हरिहर काका का परिवार मतलब चाचा बाबा और जो भी भाई भतीजे होंगे वो भी उनकी जमीन के पीछे पड़े और साथ ही साथ ठाकुरबाड़ी के लोग भी जमीन के पीछे पड़ गए। कहते हैं ना कि यदि आपके पास धन दौलत है तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास धन दौलत या पैसे की कमी है तो आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो यही कुछ था ऐसा ही कि जो हरिहर काका थे उनके पास 14-15 बीघा की जमीन थी, उस पर उनके परिवार की नियत भी थी और ठाकुरबाड़ी के लोगों की भी नियत थी। परिवार उनकी जमीन को हड़पने को तैयार बैठा है, हर कोई कि ये जमीन मेरी है तो ये जमीन मेरी है, कभी हरिहर काका जाएं और हम इस पर अपना कब्जा करें। और ठाकुरबाड़ी के महंत भी इसी इंतजार में हैं, सबकी नियत उनकी उस जमीन पर कि कब उनका समय पूरा हो। इन सब सांसारिक चक्रों में फंसकर हरिहर काका ने अपने अनुभवों से सब अटकलों को मात दे दी। वो जानते थे कि अपने साथ तो कुछ जाएगा नहीं, सब यहीं पर रह जाना है। अतः उन्होंने सोच लिया कि अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। बस ये उनकी गलती थी, ये उनकी गलती कहें या उनका निश्चय दृढ़ निश्चय जो भी हो, कि उन्होंने ये कह दिया था कि जमीन तो मैं अपने जीते जी किसी के नाम नहीं करूंगा। लेकिन हो सकता है कि यदि वो किसी के नाम कर देते तो शायद उनको 2 वक्त की सुख से रोटी खा पाते, वो खाना खा पाते। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीते जी किसी के नाम नहीं करूंगा। अगर जमीन किसी को दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। उनका सोचना उनकी जगह सही था कि यदि मैंने जमीन किसी के नाम कर दी तो मुझे तो सब बिल्कुल कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, क्योंकि जमीन के कारण ही आज थोड़े से मुझसे दबे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में लालच है कि ये जमीन हमें मिल जाएगी। महंत द्वारा अपहरण करवा कर भी कोई लाभ नहीं उठा सके। सोच लो आप। अब हरिहर काका समझ गए थे कि वह किसी के साथ नहीं रहेंगे। अपनी मदद के लिए उन्होंने एक नौकर रख लिया और पुलिस की देखरेख में अपना जीवन मौज से बिताने लगे। अब क्या हुआ कि ये सारा देखकर उन्होंने कि कहीं ठाकुरबाड़ी के लोगों द्वारा उनका अपहरण तो कहीं परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी जमीन पर नियत, तो उन्होंने एक नौकर भी रखा। और फिर जो हुआ वो ये कि जीने तो लगे लेकिन अंत में उसका परिणाम भी कुछ हुआ था, है ना। अपहरण हुआ तो उनको बिल्कुल पूरा हाथ पैर मुंह सब बांध कर उनको बहुत यातनाएं भी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये हम सीख ले सकते हैं कि व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद के मोह माया में ज्यादा ना फंसे, अच्छे से अपना जीवन यापन करे, क्योंकि जान है तो जहान है। चलो चलते हैं हम आगे, जो कि पहले किस आधार पर होते थे, निबंध। जो भी आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब जो आपकी परीक्षा है, टर्म 2 परीक्षा की बात कर रही हूं, जो 18 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें आप निबंध शब्द नहीं देखेंगे, उसमें आप देखेंगे अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपका आएगा 6 नंबर का, कोर्स बी में 6 नंबर का है, कोर्स ए में 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहां पर आपके 6 नंबर का अनुच्छेद आएगा। विषय इसी तरह के होंगे, संकेत बिंदु भी इसी तरह के होंगे, इसलिए इनकी भी हम तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे अनुच्छेद लेखन में भी आ सकते हैं। अनुच्छेद लेखन की जो शब्द सीमा है वो लगभग 150 शब्द है। मतलब जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसको आप अच्छे से यूज करते हुए, जैसे ये आपकी आंसर शीट है, मार्जिन दिया रहता है, तो इस आंसर शीट को आप भली भांति लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखते जाएंगे, तो इसके 2 पेज काफी होंगे एक अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए। बस ये याद रखना है कि कहीं आप इस तरफ से मार्जिन ऑन ना करें, फिर सिर्फ इतना ना लिखें, ये गड़बड़ी मत करना। उस कॉपी का जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए आपको लिखना है। सप्लीमेंट्रीज अधिक लेने से नंबर नहीं मिलते हैं बेटा। हाँ, नंबर
कब मिलते हैं? जब आपने सटीक तरह से लिखा है, जितने शब्द आपसे पूछे गए हैं उतना लिखा है, और जो आपकी आंसर शीट दी है उसका भली पूर्वक आपने उपयोग किया है, तब कहीं जाकर आपको अंक मिलते हैं। यदि बच्चों के मन में ये बैठा है, कभी कभी बैठा रहता है कि हम अधिक सप्लीमेंट्री लेंगे तो हम अधिक नंबर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए, शीट चाहिए, तो बिल्कुल आप अंतिम पेज जब आपके पास बचा रहे, शेष रिमेनिंग, तभी आप हाथ ऊंचा करके बोल दीजिएगा। इन्विजिलेटर्स जो रहते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये नहीं कि एंड मोमेंट पर हम कहें कि खत्म हो गया मैडम, सप्लीमेंट्री लाई और समय बचा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यदि इफ यू नीड इट देन आप एक जो पेज बचेगा उससे पहले ही अपने आप का देख लीजिए कि प्रश्न भी बचा है, समय भी बचा है और मैं सप्लीमेंट्री ले सकता हूं, तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री लीजिए। अब यहां बात कर रहे हैं हम टॉपिक्स की। पहला, सुख निरोगी काया। संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें लिखना होता है। अब एक और बात मैं यहां बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रश्न रहता है कि क्या मैडम हम जो भी संकेत बिंदु दिए हैं उनका हर एक का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, या फिर हम संकेत बिंदुओं को एक साथ लिखकर पैराग्राफ की तरह अनुच्छेद लिख देंगे? बता देती हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, आपने यहां पर अपनी शीट में लिखा, आपने लिखा उत्तर, जैसे मान लीजिए यहां 4 है, उत्तर 4 अनुच्छेद, ठीक है। तो आप यहां पर उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उत्तर में आपको क्रमांक जरूर डालना है कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। खंड का और खंड ख रहेंगे आपके परीक्षा में, सैंपल पेपर्स के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो यदि आप खंड का जो भी प्रश्न कर रहे हैं, पहले ही बात तो ये कि आपको क्रमानुसार करना है, सीरियल वाइज करना है। ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप हर एक प्रश्न को सीरियल वाइज ही सॉल्व करें, ठीक है। यहां पर लिखा है तो आप चाहें तो हर एक अनुच्छेद के जो संकेत बिंदु हैं उनको एक साथ लिख दें और फिर आप शुरू कर दें, ये भी सही माना जाएगा। यदि आप जैसे आशय है तो आप पहले आशय लिखें, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करें, वो भी सही माना जाएगा। व्यायाम और स्वास्थ्य दूसरा पॉइंट आप लेकर चलें, व्यायाम और स्वास्थ्य, फिर उसको डिस्क्राइब करें, वो भी सही माना जाएगा। चाहे तो आप एक साथ संकेत बिंदुओं को लिख दीजिए ऊपर की साइड, या फिर आप चाहें तो एक एक करके हर एक संकेत बिंदु को डिस्क्राइब करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। समझ में आया बेटा? इस तरह से हमें लिखना है। समाज को लाभ, पहला सुख निरोगी काया। क्यों निरोगी शरीर को पहला सुख कहा गया है? क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ आराम से रहेंगे और इसी के साथ हम अपने कार्य को भी अच्छे से अंजाम दे पाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। पहला सुख निरोगी काया। आप अपने ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेकर जाएंगे, तो जो हेडिंग रहेगी उसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, थोड़े अच्छे बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, ताकि चेकर की दृष्टि तुरंत जाए कि आपने कौन सा वाला टॉपिक चूज किया है। क्योंकि अनुच्छेद में आएंगे 3 टॉपिक और आपको 3 में से 1 करना होगा, ठीक है। तीनों के तीनों नहीं करना है कि तीनों हम थोड़े थोड़े कर देते हैं 6 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 3 कर रहे हैं, नो वे। आपको 3 में से सिर्फ 1 करना है। जो आपको लगता है कि बहुत सही से मैं कर सकता हूं वो टॉपिक आप चूज कर लीजिए और 1 अनुच्छेद लिख दीजिए, ताकि आप अच्छे से 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकें। ब्लैक और ब्लू पेन आप लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक पेन का उपयोग आप जब करिएगा जब कोई आपको हेडिंग देनी हो या कोई मुख्य बात आपको कहनी हो। जैसे यहां देखिए, आप देख रहे हैं ना, यहाँ बीच में ये कलर चेंज हुआ है। इस क्यों कलर चेंज हुआ है? ताकि जो चेकर है आपकी मुख्य बिंदुओं पर ध्यान तुरंत जाएगा कि अच्छा क्या लिखा है। तो यदि आपको लगता है कि ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपको अंक प्राप्त होंगे, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं हम कि लिखेंगे कैसे। एक सुखमय जीवन को जीने के लिए 7 सुखों की आवश्यकता होती है। 7 सुख, ध्यान से सुन लीजिए। कितने सुख होते हैं? 7 सुख। लेकिन पहला सुख क्या है? निरोगी काया, जिसमें सबसे पहला व प्रमुख सुख निरोगी काया है। निरोगी काया मतलब समझते हैं? बिना रोग की, जिसमें कोई रोग ना हो। अगर हम इस पहले सुख से ही वंचित रहेंगे तो दुनिया का कोई भी सुख हमें आनंद नहीं दे पाएगा। कितनी अच्छी बात कही है। 7 सुख होते हैं लेकिन सबसे पहला सुख है वो निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर रहना चाहिए। लेकिन यदि हमने इस पहले सुख को ही भली भांति नहीं अपना पाए तो बाकी के सुख हम फिर ले नहीं पाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्राज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहु तेरे। याद रखिएगा ये सेंटेंसेस, याद कर लीजिए कि यदि ये वाला आता है अनुच्छेद में टॉपिक तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहु तेरे। यदि ये सातों सुख मिल गए और सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया, यदि ये है तो ये सारे सुख तो आ ही जाएंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कमाई भी अच्छी कर पाएंगे, अर्निंग भी अच्छी होगी तो घर में माया होगी। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, घर में अब हम चूंकि बहुत अच्छी जॉब पर चले गए हैं तो बहुत अच्छे से हमारा विवाह होगा, हमारा भी अपनी गृहस्थी होगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, ठीक है। चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, अब बच्चे भी होंगे तो पुत्र आज्ञाकारी कब बनेगा, जब आपका अपना नियम सही होंगे, जब आपका अपना आचरण सही होगा। कोई भी बच्चा हो या विद्यार्थी हो, आपका अनुसरण या हमारा अनुसरण तब करते हैं जब वे स्वयं ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है। हम जो नहीं करेंगे और वो हम करने के लिए कहेंगे ना तो वो तुरंत रिप्लाई देंगे, आप तो करते नहीं, हमसे क्यों कहते हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी का। पांचवा सुख हो सुंदरवास, जब सब कुछ होगा ही तो घर गृहस्थी भी अच्छी सी होगी। छठा सुख हो अच्छा पास, सब कुछ सही है तो सब कुछ अच्छा होगा। सातवां सुख हो मित्र घनेरे, मित्र घनिष्ठता मतलब सच्चे मित्र हों, और जब हम अच्छे से करेंगे तो बुद्धि स्वस्थ, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब मस्तिष्क शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे से वो विचार भी कर पाएगा और मित्रों का चयन भी कर पाएगा, और नहीं जगत में दुख बहुत तेरे। बस यदि ये हमारे पास है तो कोई दुख हमें आपस में क्या, हमें कभी भी दुख हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए अब पढ़ लिया हमने, निरोगी काया के लिए सबसे पहले व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। प्रातःकालीन उठकर व्यायाम करना निरोगी काया का पहला गुण है। यदि व्यायाम सही है तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है, इसलिए व्यायाम करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन सही समय पर उठना है, सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है। आई एम डूइंग एवरी डे, ठीक है। तो ये सारी जो बात है इससे हम बहुत अच्छे से अपने शरीर को सुखी रख सकते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, स्वभाव सभी अस्त व्यस्त रहते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसका मन, मस्तिष्क भी हेल्दी नहीं रहते और सब कुछ तितरा बितरा अस्त व्यस्त सा रहता है, ठीक है। एक निरोगी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोटी कमाने से लेकर विद्या अर्जित करने और कला कौशल क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। एक निरोगी व्यक्ति, एक हेल्दी पर्सन अपने कार्य को भी बहुत अच्छे से करेगा, रोचकपूर्ण तरीके से करेगा, इंटरेस्टिंग वे में करेगा। साथ ही साथ जब अपने कार्य को अच्छे से करेगा तो उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी, कमाई भी अच्छी होगी। विद्या अर्जन, क्योंकि मस्तिष्क भी स्वस्थ है ना, शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क स्वस्थ है, और जब मस्तिष्क स्वस्थ है तो विद्या अर्जन भी होगा। और हर एक क्षेत्र में ना केवल विद्या अर्जन, ना केवल काम, बल्कि कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट। यस, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। कौन? जो निरोगी काया का हकदार होगा, या जो अपने शरीर को बहुत अच्छे से व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ रखता होगा, ठीक है। इसीलिए निरोगी काया जीवन की प्रथम आवश्यकता है। यदि व्यक्ति निरोग है तो वह अपनी प्रसन्नता बनाए रखता है और दूसरों को भी बांट सकता है। अब एक और बात आती है कि हम किसी को कब कुछ दे पाते हैं, जब हमारे पास वो होता है। यदि हमारे पास एक खाली डब्बा है या खाली पर्स है और हमसे कोई कहे भैया हमें 2 रुपए देना या 100 रुपए देना या 500 रुपए देना, अब हमारे पर्स तो खाली है, रखने को हमारे पास पर्स है लेकिन वो खाली है, तो क्या हम उसमें से 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए दे पाएंगे? नहीं। क्या कहना चाहती हूं, सुनिए ध्यान से, कि हम किसी को भी, कोई भी व्यक्ति किसी को वही दे सकता है जो उसके पास है। किसी के पास नफरत होगी तो वो चिड़चिड़ाता रहेगा, दूसरों पर अपना गुस्सा मतलब उतारता रहेगा। कोई हमेशा क्रोधी होकर ऐसे वैसे अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उनके पास वही है। और जो बहुत अच्छे से अपने व्यवहार को रखते हैं तो उनके पास प्रेम है,
स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, इसलिए वो दूसरों को वही देते हैं। तो कभी कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे या गुस्से में आकर कुछ कहे तो उस व्यक्ति पर क्रोधित मत होइए, क्योंकि भाई वो वही दे रहा है उसके पास जो है ना। और ये भी सुना होगा आपने कि प्रशंसा करना भी हर किसी के वश की बात नहीं होती है। बहुत से लोग देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहते नहीं हैं। क्या पता क्यों? क्योंकि प्रशंसा भी वही करते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं। अपने आप को हेल्दी रखना ही हमारी फर्स्ट इवन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हर कार्य हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और दूसरों को भी हम खुशियां दे पाएंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, दूसरे लोग हमसे मिलने पर प्रसन्नचित्त का अनुभव करेंगे। यदि हम हमेशा रोने धोने से रहेंगे तो कोई हमारे पास नहीं बैठेगा। खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, मुरझाया फूल किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरह से मुस्कुराता हुआ चेहरा, सकारात्मक विचार सबको सकारात्मकता प्रदान करते हैं। वो समाज, वो देश का विकास भी कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को भली भांति करके देश के विकास में सहायक हो बनता है। ठीक है, जिसका निवासी स्वस्थ हो वो देश विकास कर सकता है, जिसका निवासी स्वस्थ हो बिल्कुल वही देश विकास कर सकता है जिसका हर एक जन, हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, क्योंकि वो कार्य काज मानसिक रूप से हर तरह से हेल्दी होगा। स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज व देश का निर्माण कर सकता है। जहां समाज को लाभ मिलेगा वहां समाज सुंदर व स्वस्थ होगा। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु आया हेलो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के संकेत बिंदु देख लेते हैं हम। लोकप्रियता, सूचना क्रांति, लाभ और हानि। अब इनके ये संकेत बिंदु हैं अनुच्छेद के। ठीक है, अनुच्छेद हमारा 6 नंबर का आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हमें 150 शब्दों में लिखना होगा। अब संकेत बिंदु चाहे तो आप एक साथ ऊपर लिख दीजिए उत्तर क्रमांक डाल के। खा है तो खा डाल दीजिए, जो भी, हाँ का खा गा 3 रहेंगे, इसमें से आपको एक करना होगा। तो जो भी आप चूज करेंगे विषय उसको जरूर लिखिए कि का लिख रहे हैं, खा लिख रहे हैं या गा लिख रहे हैं। ठीक है, उत्तर नंबर चौथा खा, उत्तर नंबर चौथा गा, टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आप चाहे तो ये संकेत बिंदु एक साथ ऊपर लिख दीजिए, चाहे तो आप एक एक करके लिखकर उनका विवरण दे दीजिए। क्लियर है? चलो, मोबाइल फोन, लोकप्रियता, सूचना क्रांति और लाभ और हानि। देखते हैं कि मोबाइल फोन क्या है। आप ही बता दीजिए मोबाइल फोन्स क्या है। अरे मोबाइल फोन्स तो आज हमारी नेसेसिटी बन गए हैं, अनिवार्यता बन गए हैं। आज हमारे पास यदि मोबाइल फोन ना हो तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ दशकों से हमारा रोजाना जीवन में बहुत तब्दीली आई है। डेली लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। रोज बाजार में नए नए उत्पादन सामने आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमारी जीवन शैली को तब्दील कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। नए उत्पादों में एक है मोबाइल। यह बिना तार के नेटवर्क से जुड़ा रहता है। मोबाइल सीधा किसी भी व्यक्ति से जोड़ सकता है जिसके पास मोबाइल है। इससे सारा संसार जैसे सिकुड़ सा गया है, या हम कहें कि कहीं भी दुनिया में, संसार में, विश्व में कहीं भी कोई भी रहे, हर जगह से, हर तरह से वो कुल मिलाकर एक हो जाता है मोबाइल फोन्स नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए जिसके पास मोबाइल, इससे सारा संसार जैसे सिकुड़ सा गया है। अब ये बात सोचने की है कि मोबाइल फैशन का हिस्सा है या एक जरूरत। बताइए, फैशन है या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। लेकिन फैशन कब बन जाता है? मोबाइल फोन ही, कि जब हमारी इनकम हो उतनी, जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर, और हम कहें कि जैसा उसके पास मोबाइल है मुझे भी वही चाहिए, तो वो फैशन हो जाएगा। हमारे पास जितना है, जितनी हमारी अर्निंग है या जितना हमारी आय है, और हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और हम अपनी आवश्यकता अनुसार मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी जरूरत है। लेकिन यदि हम कहें नहीं वो चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हमारा एक फैशन है। ठीक है, अब क्या है, आज संसार में इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसने तो लैपटॉप को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। यह बात सही है
कि इस मोबाइल ने सूचना संसार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। क्रांति शब्द जब भी आता है वो हमेशा सकारात्मकता की ओर आता है, ठीक है, क्रांतिकारी, समाज में नया परिवर्तन। तो मोबाइल ने भी एक क्रांति लाई है। यदि मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, जैसे आप भी कहीं लैपटॉप पर बैठे होंगे, बहुत से बच्चे अपना मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे, यदि मोबाइल नहीं होता तो हम एक दूसरे से कैसे जुड़ पाते? तो ये हमारे लिए तो अनिवार्यता है। विज्ञान की इस तरक्की से हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। बच्चों से बुजुर्गों तक के जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला दिया है। क्रिएटिव, सब लोग, बिल्कुल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें बहुत अच्छे से रोचक अंदाज में अपना कार्य कर पाते हैं। जो कल बचा था वो मोबाइल कंपनियों ने पूरा कर दिया। कुछ प्राइवेट कंपनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा की बाढ़ सी आ गई है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कि कुछ इतनी सारी कंपनीज आ गई, इसमें ये है तो ये है, तो इतने पैसों में ये सारी सुविधाएं, नहीं नहीं अब तो इससे भी कम में ये सारी सुविधाएं, तो वो प्रतिस्पर्धा हो रही है कंपनीज के बीच में। तो जो कस्टमर है उनको तो जहां सुविधा मिलेगी, जो अच्छा होगा उसको लेंगे वो। आज के स्मार्टफोन का प्रयोग करके हमें ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा भी प्राप्त हो गई है। अब हमें कहीं अपनी पॉकेट में कैश लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। हम मोबाइल फोन के जरिए भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे टिकट, दवा, भोजन आदि सभी मोबाइल से घर बैठे मंगवा सकते हैं। बिल्कुल, पहले हमें एक एक काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल्स के आने से हम यदि व्यस्ततम जीवन में जी रहे हैं तो बिल्कुल जरा सा एक क्लिक कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। भोजन हो या कुछ भी वस्तु हो, वो आपके मोबाइल फोन में जरा सा क्लिक करने पर आपके हाथ में आ जाएगा। विद्यार्थी वर्ग में यूट्यूब, व्हाट्सएप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक परिवर्तन लाकर इस क्षेत्र में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। व्हाट्सएप और यूट्यूब जिसके माध्यम से हम और आप जुड़े हैं, ये लगातार सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा, शॉपिंग के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों ने भयंकर परिवर्तन ला दिया है, जो कि सब के सब इसमें शामिल हो गए हैं। नौकरियों के लिए भी मोबाइल महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जिससे मोबाइल इंटरनेट वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल, नौकरियों के लिए भी तुरंत कहीं भी अपनी एप्लीकेशन कर दीजिए, वहां से तुरंत आपको मेल आ जाएगा या ये आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा। तो आप कोई यहाँ वहां भटकने की नहीं, पहले फाइल्स लेकर यहाँ से वहां भटकना होता था, दिन भर पसीना बहाकर आते और फाइल रखकर माँ पूछती बेटा नौकरी मिली? नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी शुरू हो जाती, फाइल्स के साथ ऑफिस दर ऑफिस जाना होता था और फिर भी नहीं मिली। कई महीनों का ये कार्य रहता था, नौकरी पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन अब इंटरनेट के आ जाने से, मोबाइल फोन के आ जाने से, सोशल मीडिया के आ जाने से बहुत सारी सुविधाजनक क्रांति आ गई है समाज में। बशर्ते बस हमें यह सोचना है कि हमें अपने राइट ट्रैक पर चलते हुए, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हुए हर एक चीज का सदुपयोग करना है, ठीक है। तब हमारे लिए बहुत वरदान साबित हुआ है। लाभ के साथ साथ इसकी हानियां भी उतनी ही अधिक हैं। समाज में आतंकवादी भी इससे हानि पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अब उनको सब कुछ पता चल जाता है ट्रैक करके, मोबाइल ट्रैकिंग या ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति के बारे में आतंकवादी गतिविधियां जानकर उनका पता कर सकते हैं। विद्यार्थी भी अपना अधिक समय इस पर बिताते हैं, इससे उनको शारीरिक हानियां बहुत बढ़ गई हैं। पढ़ाई के अलावा हमें मोबाइल पर नहीं करना है। जहां कहीं खेल कूद की बात हो तो हम चले जाएं, थोड़ा सा अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखें। क्यों हम मोबाइल फोन में गेम्स ही खेलें, वीडियो गेम ही खेलें, है ना बेटा। पढ़ाई के उससे तो हम अपना मोबाइल फोन यूज करें या मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा मोबाइल फोन में ही अपने आप को व्यस्त रखना ये भविष्य में हमें बहुत खतरनाक साबित होगा। अभी आप लगता होगा कि कुछ नहीं है, कहाँ कुछ है, मैं तो दिन रात देखता हूँ फिर भी मेरी आंखें भी सही हैं, हेडेक भी नहीं हो रहा, लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे हमारी बॉडी को बिल्कुल घिसती जाती हैं और अंत में जब हम पहुंचते हैं 30-40 की आयु पर, तब हमें समझ में आता है कि काश हम इतना उपयोग नहीं करते मोबाइल का, तो आज हम फिट रहते। इसलिए आपको उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से चोरी भी अधिक बढ़ गई है। बिल्कुल, आतंकी फोन पर वायरस व स्पैमिंग आदि भेजकर गोपनीय जानकारी चोरी करके आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मोबाइल के लाभ हानि दोनों हैं, ठीक है। चलो एक और चलते हैं हम। एक ठंडी सुबह, कब, कहां, क्यों है याद, क्या मिली सीख,
अब सर्दी के मौसम की बात की जा रही है, बिल्कुल अनुच्छेद आ सकता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह की ठंडी सुबह, कौन से महीने रहते हैं जिसमें बहुत अधिक ठंड रहती है, बताइए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। अधिकतर यदि देखा जाए तो हम दिसंबर के महीने में सर्दी, कड़ाके की सर्दी रहती है, जब हम किटकिटाते हुए दांतों को एकदम लगता है कि बस घर में ही रहें और हमारे सामने कुछ हीटर वीटर या आग हो तो हम उसके सामने बैठे रहें। अब इस ठंड में हम कहीं यात्रा पर गए हों तो वो हमें स्मरण रहेगी, हमेशा हम उसको याद करेंगे। देखिए कि किस तरह से हम लिखेंगे अनुच्छेद। 25 दिसंबर का दिन था। प्रातःकाल 7 बजे सोकर उठने पर मैंने महसूस किया कि आज की सुबह पहले से भी ठंडी है। खिड़की के बाहर देखा तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि फॉग चल रहा था। चारों ओर कोहरा मींस फॉग छाया हुआ था। मन ना होते हुए भी मुझे बिस्तर से उठना पड़ा। नित्य कर्म से निपटकर गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, सड़क पर बर्फ भी जमी हुई थी। यह सब दिसंबर के समय था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का यह दृश्य था। इस ठंडी सुबह में बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे, क्योंकि चारों तरफ कोहरा था ना, फॉग ही फॉग। अब इसलिए सब के सब घरों में दुबके हुए बैठे थे। पास की नहर भी जम गई थी, नहर तक जम गई थी, पानी तक जम गया था। पेड़ों के पत्तों पर बर्फ चमक रही थी। बर्फ के छोटे छोटे कण सूरज के हल्के किरणों से जगमगा रहे थे, जैसे मोती चमक रहे हो। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी, एकदम साइलेंट, सन्नाटा, कुछ नहीं, किसी की आवाज नहीं, क्योंकि सब घरों में दुबके पड़े हुए थे। ना केवल व्यक्ति या इंसान ही, बल्कि पशु पक्षी भी अपने अपने घोंसले या अपने अपनी गुफाओं में चुपचाप थे, क्योंकि सर्दी तो सबको लगती है। मेरा शरीर एकदम सुन्न सा पड़ गया था और कांपने भी लगा था। सामान्य सर्दी में रहने वाले हम इतनी बर्फ वाली ठंड में जो कभी ना देखी ना सही, अब तक केवल सपनों आशाओं में कल्पना करते थे, आज प्रत्यक्ष देखने व सहने से जीवन का आनंद मिल रहा था। तो आज का दिन याद तो रह गई। जो एकदम मॉडरेट उसमें रहते हैं, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, मतलब एकदम सामान्य सा जहां तापमान रहता हो, वो यदि ऐसे ठंडे इलाके में चले जाएं तो उनके लिए तो ये स्मरणीय, अविस्मरणीय दिन रहेगा। अविस्मरणीय मतलब समझते हैं जो कभी भूला ना जा सके, तो ये भी ऐसा ही है। इस प्रकार के मौसम से सीख मिलती है कि जीवन के अनेक रंग हैं, जिसका आनंद भी उठाना चाहिए, पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। बात फिर आ जाती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप अनुच्छेद लिखेंगे। फिर देखिए आपको कैसे 6 में से 6 नंबर नहीं मिलते हैं, अवश्य मिलेंगे। चलिए चलते हैं अब हम पत्र लेखन की ओर। पत्र प्रमुखता 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो हम कार्यालय संबंधी लिखते हैं, जैसे किसी भी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, ऑफिस रिलेटेड। ठीक है, जहां कहीं भी ऑफिस, बस कंडक्टर, बैंक प्रबंधक, प्रधानाचार्य, किसी को भी यदि इस तरह से अधिकारी या ऑफिस से रिलेटेड यदि कोई विषय आ जाता है तो वो औपचारिक पत्र है, इतना समझ लीजिएगा। और औपचारिक पत्र में विषय लिखते हैं। विषय लिखकर पहले हमने एड्रेस लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ रहता है। पहले हमने एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखने के बाद हम दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, विषय के बाद हम स्टार्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी लिखने के लिए। ठीक है, उसमें भी हमें हमेशा 5 अंक प्राप्त होते हैं पत्र में, जब हम आरंभ तथा अंत की औपचारिकताओं को बहुत अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं कि 1 नंबर की आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं होती हैं। 3 नंबर का हमारा विषय वस्तु अर्थात जो बॉडी हम लिखते हैं, कब से? विषय के बाद से कि महोदय, निवेदन है, धन्यवाद तक। उसके बाद भाषा या शब्दों का किस तरह से प्रयोग करते हैं, 1 नंबर उसके होते हैं, तो हो जाते हैं 5 नंबर। अब मुझे आप बताइएगा कि ये दोनों पत्र किस तरह के हैं, औपचारिक हैं या अनौपचारिक। अपने विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा आपके बचत खाते का एटीएम कार्ड खो गया है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। कौन से हैं ये? वाह, औपचारिक, वेरी गुड। और औपचारिक पत्र में क्या आवश्यक होता है? एड्रेस वेड्रेस तो हर एक में होता है, लेकिन विषय अनिवार्य, कंपलसरी। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम कि लिखना कैसे है। प्रेषक, प्रेषक मीन्स जो भेजता है। परीक्षा भवन आगरा, श्रीमान प्रधानाचार्य काखागा विद्यालय, क्योंकि किसी विद्यालय का नाम नहीं दिया था तो काखागा इज बेस्ट ऑप्शन।
जिला आगरा, विषय स्वच्छ पानी हेतु। विषय कब लिखते हैं? औपचारिक पत्र में। महोदय, अब देखो विषय वस्तु जो रहेगी ना 3 नंबर की, वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी बेटा। महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूं। पिछले कई समय से हमारे विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। छात्र डर से आपको बताने में भी असमर्थ थे, लेकिन पिछले दिनों यह व्यवस्था बहुत खराब हो गई। कई विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई, जैसे पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी समस्या सामने आई। डॉक्टर से सलाह लेने पर पता चला कि समस्या पानी की वजह से है। देखने व समझने से पता चला कि विद्यालय का पानी का जो स्तर है वो ठीक नहीं है, अर्थात स्वच्छता में कमी है। टंकी बहुत समय से साफ नहीं हुई है, पानी में दुर्गंध भी आ रही है। एक जागरूक नागरिक होने व आपके विद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। टंकी को हर 3 महीने में साफ किया जाए। टंकी के पानी में पानी साफ करने की मशीन लगाई जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। आशा है आप हमारी इस समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द दूर करेंगे। प्राथमिकता, प्रायोरिटी देके, ठीक है। धन्यवाद। यहां तक चली विषय वस्तु, ये 3 नंबर का होता है। फिर अंत की औपचारिकता है प्रार्थी काखा का कक्षा 9वीं, ठीक है। 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको, ऐसे आपको तैयारी करना है। दूसरा पत्र देखते हैं। प्रेषक आबासा, नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2018-19, जो भी आपको डालना हो। प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नसफगढ़, नई दिल्ली। महोदय, मैं नाम कुछ भी आपके बैंक का निर्धारित ग्राहक हूं। दिनांक 18 मार्च 2018 को मैं दिल्ली से आगरा बस से सफर कर रहा था। अधिक भीड़ होने के कारण बैठने की जगह नहीं मिली। गाजियाबाद पहुंचने पर पता चला मेरी जेब कट गई। जो पर्स निकाला गया उसमें मेरा एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ रुपए व अन्य जरूरी कागज थे। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिला। अतः गाजियाबाद थाने में मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR करवा दी है और सभी खाते बंद करने की सूचना फोन के द्वारा संबंधित विभाग को दे दी है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में बैंक के द्वारा की जाने वाली उचित कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करके मुझे नया ATM कार्ड देने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी आबासा, नई दिल्ली। पत्र हो गया, 5 नंबर मिल गए। मिल जाएंगे, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अब सूचना लेखन की ओर, जो कि 2.5 मतलब आपके प्रश्न जो रहेंगे वो का और खा रहेंगे। का में भी 2 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक करना है, खा में भी 2 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक करना है। 2.5 + 2.5 5 नंबर की सूचना भी रहेंगी जिसमें आपको 2 लिखना है। सूचना मीन्स पता है ना आपको, नोटिस राइटिंग। एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यार्थियों से निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उदारता पूर्वक योगदान देने हेतु अनुरोध किया गया हो, अथवा आपके विद्यालय में, ये 2.5 मार्क्स का आएगा बेटा, है ना। 2 में से 1 करना होगा, फिर 2 में से 1 करना होगा, तो 5 नंबर का हो जाएगा। आपको विद्यालय में एक बटुआ मिला है। बटुआ मतलब समझते हैं, पर्स, जिसमें कुछ रुपयों के साथ कुछ जरूरी कार्ड भी हैं। छात्रों से इसके मालिक की पूछताछ और वापस पाने की प्रक्रिया बताते हुए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। चलते हैं। काखागा विद्यालय, लखनऊ, दिनांक 2 अप्रैल 2018। समस्त विद्यार्थियों हेतु सूचना, पुस्तक कोष हेतु। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष बनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, कोष मतलब समझते हैं ना, बैंक टाइप, लाइब्रेरी टाइप, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपनी पुरानी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को उदारता पूर्वक इस कोष में जमा कर सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं की पुस्तक ही मान्य होंगी। आपके इस उदारता पूर्वक कार्य से निर्धन बच्चों को आगे भविष्य में सहयोग होगा और वह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। आदेशानुसार प्रधानाचार्य, छात्र सचिव, काखागा, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम। उत्थान विद्यालय, काखागा नगर, दिनांक 18 अप्रैल 2018-19, जो भी आपको लिखना है। समस्त विद्यार्थियों हेतु सूचना, खोया पाया विभाग। खोया पाया समझते हैं ना, हाँ, मतलब जो मिलता है और गुमता है, ठीक है। दिनांक 16 मार्च 2000, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो आप कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है। को विद्यालय प्रांगण में एक बटुआ मिला है जिसमें कुछ रुपयों के साथ कई जरूरी कार्ड भी है। जिसका भी यह बटुआ है वह दिनांक
18/3/2018 से दिनांक 25/3/2018 तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक छात्र सचिव से संपर्क कर ले सकते हैं। इसके लिए उनके पास अपना पहचान पत्र या अन्य संबंधित पहचान पत्र होना जरूरी है। संपूर्ण जानकारी के बाद ही उन्हें वापस किया जाएगा। धन्यवाद। संपर्क हेतु छात्र सचिव, मोबाइल 900-800-70। इस तरह से आप सूचना लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं हम विज्ञापन लेखन की ओर। क्या होता है विज्ञापन लेखन? थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कि विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक बिंदु कौन से होते हैं। बेटा सुनिए, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो कि बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक कैसे होगा? आप कहेंगे मैडम कलर्स पेन यूज कर सकते हैं। नो, नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है। हाँ, पेंसिल शेडिंग के लिए आप ले जा सकते हैं। तो आकर्षक का अर्थ ये नहीं कि आप रंग बिरंगे रंगों से करेंगे तभी आकर्षक होगा। जो भी आपको विषय दिया होगा उससे संबंधित आप चित्र बना दीजिए, पेन से ही बना दीजिए, पेंसिल से बना दीजिए, और आपकी कला बेटा वहां दिखनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी विज्ञापन होंगे आपको उनमें चित्र तो बनाना है। चित्र बनाने में इतने मत खो जाइएगा कि और प्रश्न आप करें ही ना कि मैडम ने कहा था कि चित्र तो बनाना ही है। इसलिए विज्ञापन लिखकर और लास्ट में जब आप देखें कि हाँ अभी कुछ समय बाकी है, फिर आप चित्र बना दीजिएगा, तो समय भी आपका सही हो जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। चित्र बनाते हैं तो चित्रों को देखकर जो हम हैं या पत्रिकाएं जब हम देखते हैं, समाचार पत्र हम देखते हैं, तो किस तरह से हम जानते हैं कि ये यदि पेन का ऐड दे रहे हैं और पेन होगा तो जल्दी से हमारी नजर कहाँ जाएगी? पेन पर। लिखे हुए पा में एक ही मात्रा पेन पर नजर नहीं जाएगी जितना कि पेन की पिक्चर पर जाएगी। इसलिए विज्ञापन लेखन में चित्रों का बनाना अनिवार्य होता है। देखिए बेटा, अब यहां पर है 2, क्योंकि विज्ञापन लेखन आपका 2.5 7 में जैसे कि 2 प्रश्न आएंगे, है ना, कि 7वें का का में भी 2 ऑप्शंस, उसमें से एक करना है। 7वें के खा में भी 2 ऑप्शंस, उसमें से आपको एक करना है। मतलब 2.5 + 2.5 = 5 मार्क्स। ठीक है। अब चलते हैं विज्ञापन की ओर कि विज्ञापन कैसे आकर्षक बनाए जा सकते हैं। सूती वस्त्र तैयार करने वाली कंपनी का नाम दिया है का खा गा पैरहन की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में कीजिए। अब आप सोचेंगे मैडम शब्द भी तो लिखे हैं और आप कह रहे हैं चित्र बनाइए। शब्द यहां पर सिर्फ ऐसे नहीं, आप अभी मैं बताने वाली हूं। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे करना है। अथवा या तो ये या तो ये। दिल्ली पुस्तक मेले में भाग ले रहे काखागा प्रकाशन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आलेख तैयार कीजिए। अब यहां पर बात है कि 50 शब्द भी लिखें और चित्र भी बनाएं। हाउ कैन इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। देखिए, ये आपका पेज है आपकी आंसर शीट का। ठीक है, मार्जिन को छोड़कर इतना आपके पास स्पेस है। आप पहले तो बनाएंगे एक बॉक्स के अंदर ही आपको सूचना लिखनी है, बॉक्स के अंदर ही आपको संदेश लिखना है, बॉक्स के अंदर ही आपको विज्ञापन लिखना है। और जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर क्रमांक जरूर डालिएगा। ऊपर संदेश हो तो संदेश लिखें, सूचना हो तो सूचना लिखें, विज्ञापन हो तो विज्ञापन लिखें। अब यहां पर कुछ इस तरह के आप ऐसे कुछ इस तरह के जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। या फिर कोई भी शर्ट टाइप बना दी आपने, जैसे सूती वस्त्रों का है तो यहां पर बना दी और इसी में लिख दिया कि 1 पर 1 फ्री या कुछ भी। मतलब आकर्षक तो शब्द सारे गिने जाएंगे, चाहे आपने टी शर्ट के अंदर रखे लिख लिए हो या आपने स्टार के इनसाइड लिखा हो, सारे शब्दों को काउंट करके ही 50 शब्द देखे जाते हैं। संपर्क सूत्र, संपर्क करें, वो सारे शब्द कुल मिलाकर 50 तो हो ही जाते हैं। और गिनने मत बैठिएगा, आप तो अनुमान तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं विज्ञापनों की ओर। समर सेल देखिए यहां पर सूती पैंट व कमीज पर विशेष छूट, 2 के साथ 1 मुफ्त। आइए पाइए विशेष उपहार भी। आपकी पहचान पैरहन कंपनी की जान। काखागा पैरहन कंपनी, आगरा कैंट, आगरा। ठीक है, तो इस तरह से आप शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं। पैंट बनाने में कौन सी कलाकारी है, कुछ इस तरह से कर दीजिए, पैंट बन गया। शर्ट बनाने में कौन सी कलाकारी, तुरंत आप बना लेंगे। मुझे तो फिर भी ड्राइंग नहीं आती, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, चाहें तो आप शर्ट बना लें, कॉलर बना दीजिए, शर्ट बन जाएगी, टी शर्ट बना दीजिए। या मतलब कुछ भी जो भी आएगा ना उससे रिलेटेड कुछ तो आप डायग्राम बना दीजिएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, दिल्ली पुस्तक मेला। काखागा प्रकाशन दिल्ली पुस्तक मेले की जान, कक्षा केजी से कक्षा 12वीं तक। सदस्यता शुल्क मुफ्त।
ज्ञान का पाठ बढ़ाने वाली, भविष्य को उज्जवल बनाने वाली सभी पुस्तकों पर 50% की छूट। विज्ञापन यही तो है। सीडीज भी उपलब्ध। रुपए 1000 तक की खरीद पर विशेष उपहार। काका का प्रकाशन, आगरा कैंट, आगरा। मतलब कुछ तो लुभावना हमें देना होगा, तब जाकर कहीं ऑडियंस हमारी ओर खींची चली जाएगी। तो विज्ञापन अर्थात आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से ये जो प्रीवियस ईयर, कौन सी ईयर का था, 2019 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उनको हमने अभी देखा है, किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है। बाकी फॉर्मेट आपके सैंपल पेपर्स में है। सैंपल पेपर्स का वीडियो भी आप देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। जितने भी वीडियोस आपके लिए हमने प्रोवाइड या उपलब्ध करवाए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। एंड आई एम प्रॉमिस, बेटा आई प्रॉमिस टू यू कि जब आप वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ ही हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके लिए है, हमेशा के लिए है। और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा, ऑनलाइन स्कूल शिक्षा हम देते हैं मुफ्त, बिल्कुल 100% मुफ्त। ऐसा नहीं है कि हम 50%, 60 या 80 या 90% या 99% मुफ्त। नो बेटा, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम आपके लिए, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाला भविष्य आप ही हैं और आप शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।